Hi, eager learner. My name is Sohail Turki. Welcome to Ojanga Academy. अब सब जानते हैं कि हम एनसीईआरटी की एक सीरीज़ चला रहे हैं जहाँ पे हम लोग आपको अलग अलग बुक्स के बारे में बताते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हैं कि इससे पहले मैंने क्लास 6, 7 और 8 के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। यदि अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि पहले वो वीडियोस देख लें, तब जाके आपको ये बात समझ में आएगी कि इस टॉपिक में से क्या पढ़ना है। आज हम बात करेंगे क्लास 9 की एनसीईआरटी की। जी हाँ, क्लास 9 की एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा बात करनी चाहिए और पढ़ना चाहिए। क्या यूपीएससी में 2020 में कोई सवाल, कोई प्रश्न जो है वो यहाँ से आया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी बुक आपको लेनी है। अगर आप देख रहे होंगे तो क्लास 9 की एनसीईआरटी की जो बुक्स हमारे पास आती हैं उसका नाम रखा गया इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ज़रा समझिएगा, नाम से ही ये कहता है कि आप जो इस बुक में पढ़ेंगे, इस बुक में आप कंटेम्प्रेरी इंडिया पढ़ेंगे और इंडिया के बारे में जो आजकल हो रहा है 21 सेंचुरीज। और ये बुक जो है दो चीज़ों को कंबाइन करके बनी है। एक तो इसमें हमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा और प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री। जी हाँ, आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें जानने को मिलता है कि आखिर क्या हुआ, यूरोप में किस तरीके से चीज़ें हुई, कैसे यूरोप के लोगों ने प्रोग्रेस की और सेम वही चीज़ें फिर किस तरीके से इंडिया में भी इम्प्लीमेंट की गई। इस बुक को आप जब पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, लेकिन हमारे यूपीएससी से क्या रिलेटेड है और हमें क्या पढ़ना चाहिए इससे, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये मान के चलते हैं कि इस बुक में हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री कवर होने वाला है। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो पहला टॉपिक हमारा आता है, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप टॉपिक की बात करेंगे तो फर्स्ट टॉपिक इसमें है फ्रेंच रेवोल्यूशन। जी हाँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में ऑलरेडी 2019, 2018 में क्वेश्चंस आ चुके हैं और हमेशा यूपीएससी इसको रिलेट करके पूछता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या इम्पैक्ट इंडिया पे थे। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि पहला चैप्टर बनता है वर्ल्ड हिस्ट्री का भी, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो इस में अगर आप पढ़ेंगे तो ये टॉपिक बहुत लेंथी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। इसमें आप शुरू में ही पढ़ेंगे कि किस तरीके से फ्रांस की क्रांति शुरू होती है, कैसे वहाँ के लोग होते हैं, किस तरीके से उन्होंने प्रोग्रेस की, वहाँ पे नेशनलिज्म कैसे जागा, आखिर क्या वजह थी कि लोगों को वहाँ पे रिवोल्ट करना पड़ा। और ये वही फ्रेंच रेवोल्यूशन है जिसने बाकी के देशों को फिर आज़ाद भी किया। इस रेवोल्यूशन के ऊपर बहुत ज़्यादा हिस्टोरियंस ने काफ़ी अलग अलग व्यूज़ भी दिए हैं। ये रेवोल्यूशन एक्चुअली एक टैक्स रेवोल्यूशन भी था क्योंकि ये लुईस 16 के खिलाफ हो रहा था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन चल रही थी क्योंकि क्लासेस अलग अलग डिवाइड की गई थी। कार्ल मार्क्स ने भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई हैं। तो यहाँ जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस टॉपिक को बड़े डेप्थ से पढ़िएगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि किस तरीके से फ्रांस के बाद इटली, जर्मनी में यूनिफिकेशन का काम शुरू होता है। अगली चीज़ अगर हम देखें तो इस टॉपिक में जब आप आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहली चीज़ आपको पता चलेगी कि कुछ इस तरीके से वहां पे सोसाइटी को डिवाइड किया गया था, जहां पे 3 सोसाइटीज आपको देखने को मिलेंगी। फ्रेंच में सबसे पहले आपका दे थर्ड स्टेट, द सेकंड स्टेट एंड द फर्स्ट स्टेट, यानी कि फर्स्ट स्टेट में कौन से थे, सेकंड स्टेट में कौन से लोग थे और थर्ड स्टेट में कौन से लोग थे। फिर आपको यहाँ पे बताएगा कि जो थर्ड स्टेट थी इनको लोअर क्लर्जी कहा जाता था और जो नीचे के आपको द फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट उनको अपर क्लर्जी कहा जाता था। और इसमें काफ़ी सारे नॉबल्स हुआ करते थे और हमने ये देखा कि यहाँ पे जो लुईस 16 था वो टैक्स बहुत ज़्यादा लगाता था और यही कारण था कि लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन किया। आप देखिएगा आपकी बुक में सेम इसी तरीके से जो है इसका मॉडल भी बना हुआ है और आपको भी सेम इसी तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बार देखते हैं तो अगला इसमें जो हमारे लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा नेपोलियन के ऊपर। आप सब जानते हैं कि ये पहला बंदा है जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन में 1804 टू 1815 एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया था, जिसके बारे में बुक में क्लियरली मेंशन है कि यही वो बंदा है जिसने इक्वालिटी की बात की थी, जस्टिस की बात की थी, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी लिखा है बुक में कि इसने डेमोक्रेसी को बहुत नुकसान भी पहुंचाया। यानी
फिर इसका एक ही काम रहा कि ये एक्सपैंड करना चाहता था, बहुत ही यंग था, सोल्जर था। फिर इसने किस तरीके से इटली, जर्मनी, पोलैंड इन एरियाज पे कब्जा करना शुरू कर दिया, लेकिन एक बैटल में हार जाता है जिसको बैटल ऑफ वाटरलू कहते हैं 1815 में। नेपोलियन के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो इंडिया के ऊपर भी इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है। सो होपफुली कि आप इसको देखेंगे और कोड ऑफ कंडक्ट को जरूर पढ़िएगा, यूपीएससी प्री में क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं, तो हमारा जो सेकंड चैप्टर रहेगा क्लास 9 की एनसीईआरटी में, दैट इज सोशलिज्म इन रशिया, यानी साम्राज्यवाद रशिया में किस तरीके से आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहां पे ऑलरेडी यूपीएससी बहुत क्वेश्चन निकाल चुका है, तो प्लीज इसको जरा अच्छे से पढ़िएगा। ये भी एक रेवोल्यूशन ही था, लेकिन अब साम्राज्यवाद फैल चुका था। अगर आप पढ़ेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 1 पे, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से यहां पे यानी कि रशिया में 3 तरह की क्लास बनी। फर्स्ट क्लास को हम कहते हैं रेडिकल क्लास, सेकंड क्लास को कहा गया है लिबरल क्लास, एंड थर्ड क्लास इज नोन एज कंजर्वेटिव क्लास। क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर, क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 1 पे ही लाइन नंबर लास्ट पे आपको पता चलेगा कि इनके अंदर किस तरीके से अलग अलग डिवीजन हुआ। जहां पे लिबरल्स ये कहते थे कि राइट टू वोट होना चाहिए लेकिन सिर्फ हम मैन को देंगे। फिर उसके बाद जो रेडिकल्स थे वो कहते थे कि नहीं, सबको मिलना चाहिए राइट टू वोट। कंजर्वेटिव क्लास कहती थी कि बिल्कुल यहां पे मोनार्की सिस्टम होना चाहिए। आप सब जानते हैं कि रशिया में उस समय यहां पे एक जो किंग हुआ करता था वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता था। इस मोनार्की को खत्म करने के लिए इन्होंने भी रेवोल्यूशन किया। यहां पे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होंगे वो हमारे लिए ये वाले जिनका इंपॉर्टेंट नाम आता है बोल्शेविक पार्टी। जी हां, लेनिन का नाम बता रहा हूं। लेनिन के ऊपर एक बार कंपैरिजन करके पूछा गया था कि गांधी और लेनिन में क्या चीजें एक जैसी हैं। अगर आपको याद होगा तो 2020 का प्री का क्वेश्चन भी यहां से आया है, क्लास 9 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 से। यहां पे आपको पूछा जाएगा कि ये जो बोल्शेविक पार्टी बनी थी इसने सोशलिज्म को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें की, और इसी के साथ एक और पार्टी भी आती है जिसको हम मेंशेविक पार्टी कहते हैं। तो लेनिन ने किस तरीके से रशियन रेवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। यहां पे आपको फरवरी रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन, किस तरीके से ये रेवोल्यूशन हुए और क्यों हुए, और इसका इंपैक्ट दूसरी कंट्रीज पे क्या पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आई होप इनको आप प्रॉपर्ली देखेंगे। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो आपको एक और चीज भी देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर एरिया में आपको पता चलेगा कि रशिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया, यानी रशियन रेवोल्यूशन ने, रशिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया, लेकिन 1917 में रशिया ये वॉर हार जाता है। हार नहीं जाता, हम कहते हैं कि वो वापस हो जाते हैं, लेकिन वो पार्टिसिपेट पूरा नहीं, 1917 में वापस हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं क्या रीजन थे, क्या हुआ इससे, क्या इंपैक्ट पड़े, तो रशिया आखिर क्यों वर्ल्ड वॉर पूरी तरीके से नहीं कर पाया। ये सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हैं। मैं यही कहूंगा कि यहां पे आपके लिए सिर्फ 2 ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, टॉपिक्स भी मैंने आपको बता दिए। वैसे तो इसका अगला चैप्टर जो आता है वो द राइज ऑफ हिटलर आता है, नाजिज्म, वो भी आप पढ़ें तो बेटर है। लेकिन उसके बाद कुछ चैप्टर्स जो इसमें दिए गए हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो हमारी इसके बाद की जो एनसीईआरटी बुक्स आती हैं उसमें हम वर्ल्ड हिस्ट्री को कंप्लीट करते हैं। सो बेटर है कि यहां से अगर आप 2 या 3 चैप्टर कर लेते हैं, और प्लीज जो टॉपिक मैंने बताए वो टॉपिक आपको करने पड़ेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड था। कल आपको क्लास 10 की एनसीईआरटी के बारे में बताऊंगा कि यूपीएससी के लिए क्लास 10 की एनसीईआरटी में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, एंड प्लीज़ यदि अगर आप मेरे किसी कोर्स में भी ज्वाइन करना चाहते हैं एनसीईआरटी के कोर्स में, तो दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, जहां पे मैं 1 फेब से सारे एनसीईआरटी को स्टार्ट कर रहा हूं, जहां माइंड मैप से शुरू करेंगे। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।